आपके हिसाब से व्हाट इज मेंटल हेल्थ? तो ये मेरे ओवरऑल लाइफ के एक्सपीरियंस को डिस्टर्ब कर रहा है। सर, जब मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो सोसाइटी में स्ट्रेस की बात आती है, फियर की बात आती है, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग के बारे में आती है। ये एग्जैक्टली क्या है सर? ये हर ह्यूमन इमोशन नेचुरल है और उसकी अपनी एक ज़रूरत है। इसलिए आप देखिए बहुत सारे पेरेंट और बच्चे भी बोलते हैं कि सर पढ़ाई तो बहुत करते हैं और जेन्युइनली करते हैं, पता नहीं एग्जाम हॉल में जाके क्या हो जाता है। सर, जैसे आपने कहा कि ये सारे इमोशंस बहुत नेचुरल हैं, तो एक व्यक्ति कैसे पहचान सकता है कि उसे मेंटल हेल्थ में मदद की जरूरत है? सर, इस एरिया पे आप सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या देखते हैं? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये है कि इसको प्रॉब्लम ही नहीं माना जाता है। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर 8 में से एक व्यक्ति मेंटल हेल्थ से जूझ रहा है। 26% लोग अपने वर्क प्लेस पर अच्छा महसूस नहीं करते और 28% लोगों के साथ रिलेशनशिप में इश्यूज हैं। क्या है इन सब का कारण? जी हाँ, मेंटल हेल्थ। और आज के हमारे एपिसोड में हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के ऊपर, और हमारे साथ हैं मिस्टर नितिन श्रीवास्तव, जो कि एक मेंटल हेल्थ काउंसलर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं और एक मेडिटेशन टीचर हैं। आज हमने बात की कि मेंटल हेल्थ क्या होता है और आप कैसे अपना मेंटल हेल्थ सही रख सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। चलिए सुनते हैं। हेलो सर, वेलकम। हेलो सर, आपकी मेंटल हेल्थ काउंसलर बनने की जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, इस बारे में कुछ बताइए। यशस्वी, इसके दो हिस्से हैं, ठीक है। सो मैं बनना आर्मी ऑफिसर चाहता था, तो उसकी तैयारी में लगा हुआ था। पर 12th के बाद मुझे एक गैप लेना पड़ा। उस टाइम मुझे इंटरेस्ट आया साइकोलॉजी पढ़ने में, ऐसे ही लगा यार पढ़ते हैं, तो मैंने पहली किताब खरीदी ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी और पढ़ना चालू किया, तो इंटरेस्ट आने लगा। तो वो पैरेलली मेरी रीडिंग चल रही थी और एट द सेम टाइम मैं आर्मी की प्रिपरेशन कर रहा था। ग्रेजुएशन तक हुआ बट मेरा आर्मी में सिलेक्शन नहीं हुआ और ये रीडिंग बैकड्रॉप पे चल रही थी एंड आई गॉट इंटरेस्टेड इनटू स्पिरिचुअल बुक्स एज वेल और सेल्फ हेल्प बुक्स आल्सो। तो वो वहाँ से चलता रहा और जब मेरा आर्मी में नहीं हुआ देन आई शिफ्टेड टू सेल्स। मैंने जॉब ले लिया सेल्स में। 5 साल काम करने के बाद मुझे समझ में आया यार ये फील्ड मेरे लिए नहीं है और फिर मैं सेल्स छोड़ के ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में शिफ्ट हो गया। तो जब मैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में शिफ्ट हुआ तो हमारा बेसिकली काम था जो नए रिक्रूट्स होते थे उनको ट्रेन करना, जो मैनेजर्स हैं उनको लीडरशिप पे ट्रेन करना, बेसिकली उनको इंडस्ट्री रेडी बनाना। तो सेशंस जब होते थे तो सेशंस के बाद बहुत सारे लोग मेरे से आके सवाल पूछते थे या उनके कोई प्रॉब्लम्स थे तो वो उसके बारे में डिस्कस किया करते थे और जितनी मेरी जानकारी थी उस लेवल पे मैं जवाब देता था, कुछ हेल्प करता था। तो जब लोगों को फायदा मिलने लगा तो आई थिंक वो मेरे पहले बोल सकता हूँ कि अननोइंगली काउंसलिंग चल रही थी, ठीक। फिर मैं 15 साल सेल्स और डेवलपमेंट में, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में मैंने काम किया। प्रोफेशनली मैंने इस काम को 2015 में चालू किया जब मैंने अपना जॉब छोड़ के आई स्टार्टेड ऑन माय ओन। बट इन 10 सालों में भी मैं किसी ना किसी फॉर्म में काउंसलिंग कर रहा था। बट बीच इसका वो क्लास 12th में जो इंटरेस्ट मेरा साइकोलॉजी की किताब लिया था वहां से आया। दैट इज हाउ। और अब मैं पिछले 8 सालों से लगातार अब एज अ प्रोफेशनल काम कर रहा हूँ, तब उतना प्रोफेशनली मैं नहीं करता था। सर, इतने साल हो गए, आपके हिसाब से व्हाट इज मेंटल हेल्थ? यार ये ना बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। मैं इसको बहुत सिंपल भाषा में जवाब देने की कोशिश करूंगा। पहले तो ये समझना है मेंटल हेल्थ की बजाय द राइट टर्मिनोलॉजी इज इमोशनल हेल्थ, ओके, राइट। सो जितने भी मेंटल हेल्थ को जब हम डिफाइन करेंगे तो इट्स ऑल अबाउट इमोशंस, ठीक। जब मैं इमोशंस की बात करता हूँ तो हम इंसान के अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं। फियर, लव, हेट्रेड, केयर, एम्पैथी, ऐसे बहुत सारे इमोशंस हैं और हर इमोशन का एक स्पेसिफिक पर्पस है। जैसे फियर का पर्पस है हमको अलर्ट रखना। अगर डर नहीं होगा हम अलर्ट नहीं होंगे, हम अलर्ट नहीं होंगे तो हमको जो काम करने हैं वो हम उस हिसाब से तैयारी नहीं करेंगे, करेक्ट। सिमिलरली लव एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है। नेचर का कोर पर्पस है लिविंग बीइंग से रिप्रोडक्शन एंड सेफ्टी, ये दो काम कराने हैं। तो अगर रिप्रोडक्शन कराना है तो प्यार तो होना ही पड़ेगा, ठीक। सो दैट्स द पर्पस ऑफ लव, क्लियर। हैप्पीनेस भी एक इमोशन है। तो हमारे जीवन में अगर कुछ अच्छा होगा तो हम खुश होंगे।
जब हो रहा है और हमको खुश होना है तो वो चीज़ कैसे हमारी बॉडी में प्रोसेस कैसे होगी, वो इमोशन को प्रोसेस करेगा। अगर कोई बुरा हुआ है या कोई हमारे साथ दुखद घटना घटी है तो हम सैड होंगे, करेक्ट। सो हम सब इन इमोशन से ऑपरेट होते हैं और हर इमोशन का अपना एक स्पेसिफिक पर्पस है और ये सारे इमोशन मिलके मुझे जीवन का और लाइफ का एक एक्सपीरियंस देते हैं। इन्हीं सारी चीजों से हम ओवरऑल सारे एक्सपीरियंसेस हमें इन्हीं चीजों से मिलने वाले हैं। ठीक, ये एक्सपीरियंस जैसा होना चाहिए वैसा रहे, बैलेंस्ड रहे, उसको हम मेंटल हेल्थ बोलते हैं। और सिंप्लीफाइड अगर मैं इसको करूं तो अगर मेरे जीवन में कोई दुखद घटना घटी है तो मुझे दुख होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, राइट। अब मुझे दुख हो ही नहीं रहा है, तब आप क्या बोलोगे? भाई होना चाहिए, आपको बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा है, तो हम इसको नॉर्मल बोलेंगे। अब नॉर्मल बोलेंगे, नॉर्मल बोल सकते हैं, या समथिंग इज एबनॉर्मल भी टर्मिनोलॉजी एकदम, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे, मींस कुछ सही नहीं है, ये बोल सकते हैं, करेक्ट। अब दुख तो हुआ, लेकिन घटना हो गई, टाइम निकल गया और समय के साथ वो दुख कम हो जाना चाहिए, बिल्कुल, और अब बैक टू नॉर्मल लाइफ आ जाना चाहिए, मेमोरीज रहेंगी हमारे दिमाग में। अब वो नहीं हो रहा है, ये भी एक तो भी आप, तो ये मेरे ओवरऑल लाइफ के एक्सपीरियंस को डिस्टर्ब कर रहा है, करेक्ट। सिमिलरली विथ हैप्पीनेस ऑल्सो, हो गया इवेंट, आप खुश हो गए, लेकिन अब इवेंट नहीं है, फिर भी आप अपने आप को खुश रखे हुए हैं, वे मतलब मैं फॉल्स, क्या बोलेंगे आप उसको, पागल है। जी। ये टर्मिनोलॉजी गलत है, बट दिस इज हाउ पीपल टॉक अबाउट, राइट। सोसाइटी में ऐसे ही करते हैं, सोसाइटी में ऐसे ही करते हैं। अब ये चीजें क्या कर रही हैं? ये चीजें आपके लाइफ के एक्सपीरियंस को खराब कर रही हैं। कोई भी इमोशन, इम्बैलेंस्ड इमोशन जो हो जाता है वो आपके एक्सपीरियंस को खराब कर रहा है। ये एक्सपीरियंस जैसा है वैसा रहे। और यहाँ पे मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, सबके लिए ये एक्सपीरियंस अलग अलग है। हो सकता है कि मुझे उस इवेंट से कम दुख हो, किसी को ज्यादा हो, बट एक चीज जो कॉमन रहेगी कि वो समय के साथ हील होना जरूरी है, करेक्ट। सो ये इमोशंस जिनका जो पर्पस है सही तरीके से काम करते रहें और आपको जीवन का एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता रहे, तो हम बोलेंगे आपकी मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ अच्छी है, करेक्ट। बट अगर ये इम्बैलेंस्ड है, या तो कम है या तो ज्यादा है, वहां से आपकी मेंटल हेल्थ खराब होना चालू होती है। और उसके अलग अलग नाम है डिसऑर्डर्स के, उनको टेक्निकली जानने की उतनी जरूरत नहीं है। सर, जब मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो सोसाइटी में स्ट्रेस की बात आती है, फियर की बात आती है, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग के बारे में, ये एग्जैक्टली क्या है सर? ये चलिए, तो हम जो जवाब मैंने आपको पहले दिया उसी से आगे अपन इस चीज को लेते हैं। ठीक, ये टर्म्स यूज होते हैं और बहुत सारे लोग इन टर्म्स को बगैर समझे बहुत ज्यादा यूज करते रहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ जो शायद हम सबके जीवन में रहा होगा। एग्जाम्स दिए हैं हम सब ने, स्कूल में, कॉलेज में, ठीक है। तो जैसे हमें पता चलता है कि एग्जाम है तो कौन सा इमोशन ट्रिगर होता है? फियर का। मैं बच्चों से जब भी पूछता हूँ, किसी भी ट्रेनिंग सेक्शन में पूछता हूँ, एग्जाम सर फियर, करेक्ट। ठीक, अब जब आपका इमोशन ट्रिगर हुआ तब फिर अगला स्टेप क्या आता है? थिंकिंग, क्या होगा, कैसे होगा, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, अच्छे से कर पाऊंगा। इज दिस क्लियर? ये तीन चीज आप समझ गए। सो एग्जाम की ये इंफॉर्मेशन जो है कि भाई मेरा एग्जाम होने वाला है, ये एक्सटर्नल इवेंट है, इसको आप बोल सकते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस इज ऑलवेज एन एक्सटर्नल इवेंट। ठीक, ये इवेंट ने मेरे अंदर एक इमोशन को ट्रिगर किया, करेक्ट। ये जो फियर का इमोशन है इसको हम बोलते हैं एंजाइटी, क्लियर। और इसके बाद जो मेरी थॉट प्रोसेस जनरेट होती है उसको आप, अगर बार बार एक थॉट चलता चला आ रहा है तो आप उसको ओवर थिंकिंग बोल सकते हैं। रादर सही टर्मिनोलॉजी है लूप थिंकिंग। एक या दो थॉट रहते हैं और बार बार हम बोलते हैं ना, यार ये विचार मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा है, एक लूप बन जाता है और आप उसी लूप में सोचते रहते हैं,
इज इट क्लियर? ये तीनों चीजें क्लियर हो गई। लेकिन याद रखिए, हर इमोशन नेचुरल है, हर ह्यूमन इमोशन नेचुरल है और उसकी अपनी एक जरूरत है। तो फियर की भी अपनी एक जरूरत है। ठीक, सो अब जब ये आपको इंफॉर्मेशन आई, एग्जाम हो रहा है, अब यहां से आदमी अलग अलग तरीके से बिहेव कर सकता है। जैसे एक व्यक्ति बोलेगा अच्छा एग्जाम है, ओके, तो वो सिस्टमेटिकली प्लान करेगा। ओके, से एग्जाम्पल 5 चैप्टर आ रहे हैं, 3 मेरे तैयार हो गए, एग्जाम 5 दिन के बाद है, तो वो अगले 5 दिन का अपना पूरा का पूरा शेड्यूल बना सकता है और उसी शेड्यूल के हिसाब से प्लानिंग करके वो कर लेगा। आप इस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? इसका एक्सपीरियंस ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़े बहुत जो चेंजेस करने उसने वो चेंजेस कर लिए और उसने एग्जाम देने चला गया। हर कोई चाहता, हर माँ बाप चाहते हैं हमारे बच्चे ऐसे हों, है ना, अपने आप प्लान कर लें। कम होते हैं वो बात अलग है, ठीक। फिर एक कैटेगरी का बच्चा होता है, बोले एग्जाम कब है? 5 दिन बाद। उसको चौथे दिन याद आता है, दोस्त से पूछता है भाई क्या आ रहा है, कौन सा एग्जाम है, कौन सा एग्जाम है जी, क्या आ रहा है। अब इस व्यक्ति को फियर क्या है, कम है या ज्यादा है? कम है, कम है। इसको आप बोलते तो यार कूल है, बोलता है मैंने एक दिन पढ़ाई करके कर ली, लेकिन आप एक चीज नहीं समझ रहे हैं कि दिमाग में एक नया पैटर्न बनता जा रहा है इस व्यक्ति के, जिसको बोल रहा है केयरलेस बिहेवियर। आइडियली क्या होना चाहिए, जितना है प्रॉपर तैयारी करो तो एग्जाम दे के आ जाओ, खत्म हो गई बात। बिल्कुल राइट। एक और कैटेगरी है, ये पढ़ता तो जो पहले वाला है बिल्कुल प्लान बनाता है, सब कुछ करता है, और जो पहले वाला व्यक्ति, जो मैंने पहला एग्जांपल दिया, उससे ज्यादा पढ़ाई करता है। ठीक, लेकिन जब मार्क्स आते हैं तो इसके पहले वाले से कम आते हैं। इसलिए आप देखिए बहुत सारे पेरेंट और बच्चे भी बोलते हैं कि सर पढ़ाई तो बहुत करते हैं, और जेन्युइनली करते हैं, पता नहीं एग्जाम हॉल में जाके क्या हो जाता है, ब्लैकआउट हो जाता है, जो हमने याद किया है वो याद नहीं आता, बट वो जेन्युइनली पढ़ रहा है। फिर अब ऐसा क्या हुआ कि उसने घर में जब पढ़ाई कर रहा था तो उसको अच्छे से समझ में आ रहा था, एग्जाम हॉल में जाके क्या हुआ? करेक्ट। वो हुआ ये कि जब वो पढ़ाई कर रहा था तो उस समय वो डर उसके ऊपर ज्यादा था, अगर मुझे एग्जाम हॉल में याद नहीं आया तो मैं क्या करूंगा, जो क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर किया है वो नहीं आया तो क्या होगा, क्या मैं अगले 5 दिन में इसको पूरी तरह कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो ये बैकड्रॉप में वो थॉट्स लेके पढ़ाई कर रहा है, इसको आप ओवर थिंकिंग बोलते हैं। फियर ऑफ फेलियर, जैसे फियर ऑफ फेलियर, नहीं हो पाया, मेरे मार्क्स इससे कम आ गए तो क्या होगा, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, टीचर्स क्या बोलेंगे, वो कंटिन्यूअसली वो उस लूप में है और एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो एफर्ट्स तो ज्यादा जा रहे हैं लेकिन आउटपुट वैसा नहीं आ रहा है। सो एग्जाम, फिर जो ट्रिगर हुआ एंजाइटी और थिंकिंग, दैट इज हाउ यू कैन वेरी इजीली डिफाइन स्ट्रेस, एंजाइटी एंड ओवर थिंकिंग। तो जैसे आपने कहा कि ये सारे इमोशंस बहुत नेचुरल हैं, तो एक व्यक्ति कैसे पहचान सकता है कि उसे मेंटल हेल्थ में मदद की जरूरत है? ओके, तो इसको लिए बहुत सिंपल चीजें हैं। आप बहुत टेक्निकली देखने जाएंगे तो समझ पाना आम आदमी के लिए उतना पॉसिबल नहीं है। हमको सिर्फ इतना जानना है, किसी भी व्यक्ति को, उसको ये नहीं जानना है कि उसको क्या हो रहा है, उसको स्ट्रेस है, उसको एंजाइटी है, उसको डिप्रेशन है, उसको बाइपोलर है या किसी और प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर है। ये काम पेशेंट का, व्यक्ति का नहीं है। लोग खुद ही डायग्नोसिस गूगल के पास चले जाते हैं, मुझे अपने जो भी हो रहा है वो टाइप करते हैं, फिर गूगल उनको बता देता है। प्लीज कभी भी ये काम बिल्कुल ना करें, समझे? इसको अगर आपको हेल्प सीकिंग चाहिए तो बहुत सिंपल तरीका है। हम फिजिकल, जब मुझे हेल्प की जरूरत होती है किसी फिजिकल प्रॉब्लम के लिए, तो कैसे पता चलता है? पेन। एक पहला सिग्नल इज पेन। मुझे उस पार्ट में कहीं पेन हो रहा होता है, या मेरे जो नेचुरल ऑर्गन्स के फंक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हैं, किसी ना किसी फॉर्म में आपको एक सिग्नल दे देती है आपकी बॉडी, यार नाउ समथिंग इज नॉट वेल। कहीं फीवर आ जाता है, सर्दी खांसी हो जाती है, वो आपको दिख जाता है। दिस इज क्लियर। तो आपको वो सिग्नल है कि भैया आप डॉक्टर के पास, उसका इलाज खुद तो नहीं करते ना, बिल्कुल नहीं। सिमिलरली कुछ पॉइंटर्स हैं आपको, ये थंब रूल नहीं है, ठीक। तो 2 चीजों का ध्यान रखें, एक मैं कुछ सिम्टम्स बताऊंगा उनका,
हेल्प सीख करने से पहले ये भी देखें वो कितने दिनों से हैं, क्योंकि हर इमोशन का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक, एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं और इजी रहेगा। तो सैडनेस का जो इमोशन है उसका कैरेक्टरिस्टिक है आपका काम में मन नहीं लगेगा, एनर्जी आपको लो फील होगी। ठीक, तब आप बोलोगे सर जब भी मुझे काम में मन नहीं लगे और एनर्जी लो मैं डॉक्टर के पास चला जाऊं क्या? ये तो नहीं हो सकता। ठीक, तो अगर आज डेथ हुई है किसी की तो घर में सब एनर्जी लो रहेगी, काम में मन नहीं लगेगा, भूख नहीं लगेगी। आप देखिए जिस दिन डेथ होती है उसी दिन सेम आपका बहुत खाने का मन नहीं करता है। बिल्कुल। क्यों? बिकॉज आप सैड हैं एंड उसका एक प्रॉपर रीजन है विच इज नेचुरल, करेक्ट। लेकिन अब अगर मुझे ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं बट रीजन इमीडिएट में मुझे अभी कोई रीजन नहीं दिख रहा है, जैसे आज डेथ हुई थी तो आप 10-15 दिन 20 दिन समझ में आता है, लेकिन 4 महीने बाद भी आप वैसे ही फील कर रहे हैं, देन इट्स अ डिसऑर्डर। या फिर कुछ भी नहीं हुआ है तब भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अचानक से आप ऐसा फील कर ले रहे हैं, आपका मन नहीं लग रहा है, लो ऑफ एनर्जी है। ठीक है, और अगर फियर और एंजाइटी के साथ अगर आप देखेंगे तो घबराहट होती है। ठीक है, लंबे समय कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। पहले जिन चीजों में मुझे इंटरेस्ट आता था अब मुझे इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, होपलेसनेस फील हो रही है। ठीक है, फियर ऑफ अननोन है। एंजाइटी के साथ में बड़ा चीज होता कि एग्जाम आने वाला होगा, बच्चा अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लगेगी, आप मेडिकल चेकअप कराएंगे कुछ नहीं निकला, सब सही है। और जो बड़े लोगों में अगर आप देखेंगे तो वो हमेशा एक्सट्रीम में सोचते हैं, अगर उनको पेट में दर्द हो रहा है तो वो सोचेंगे पेट में कहीं ट्यूमर तो नहीं हो गया। जी बिल्कुल, अब मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। सो ये क्या है, आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग को इफेक्ट कर रहे हैं। अगर ये लगातार 14 दिन चल रहा है प्लीज सीक हेल्प। 2 हफ्ते से ज्यादा, 2 हफ्ते से ज्यादा है, खासतौर पे सैडनेस से रिलेटेड जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उनको, और जो एंजाइटी से रिलेटेड है। हर बार एग्जाम के बाद आपके साथ वही प्रॉब्लम हो रही है कि आप एफर्ट डालते जा रहे हैं लेकिन आउटपुट वैसा नहीं आ रहा है, प्लीज सीक हेल्प। ठीक, लोग गलती क्या करते हैं, अच्छा इनके साथ सिम्टम्स के साथ एक और चैलेंज है। जैसे अगर आपका से हाथ टूटा है और दर्द हो रहा है तो जब तक आप उसको हील नहीं करोगे दर्द बना रहेगा, ये जाएगा नहीं, करेक्ट। इमोशनल डिसऑर्डर के जो सिम्टम्स हैं वो कंटिन्यूसली बने हुए नहीं होते हैं। हो सकता है दिन भर में आपको दिन के एक हिस्से में अच्छा लग रहा है, सेकंड हाफ में आपको उतना अच्छा नहीं लग रहा है, और ऐसा लगातार हो रहा है तो आप बोलोगे नहीं यार एक हाथ तो अच्छा है, अब मैं मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, करेक्ट। ये और सिंप्लीफाइड करूं इन चीजों को, तो अगर आपके रोजमर्रा के काम डिस्टर्ब होने लगे, आपको पढ़ाई करना है, आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है इन कारणों से, आप जॉब सीकर जॉब में जा रहे हैं लेकिन आपका काम में उस हिसाब से मन नहीं लग रहा है, प्लीज सीक हेल्प। मैं फिर से बोलूंगा, सेल्फ ट्रीटमेंट मत करिए। आप साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, एंड प्लीज गो टू प्रोफेशनल्स। घर के बड़े बूढ़ों से इलाज मत करवाइए। घरेलू उपचार इस मामले में तो बिल्कुल नहीं करिए, सर्दी खांसी में ठीक है ठीक है, हल्दी वाला दूध पी लो। समाज में ऐसे जो लोग हैं जो मेंटल हेल्थ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, इन लोगों को कैसे सपोर्ट किया जाए? क्योंकि कई बार जब वो जो ऐसे चैलेंज फेस कर रहे होते हैं, समाज के ही किन्हीं लोगों के कारण वो और उनकी चीजें बढ़ती जाती है, तो इस टाइम में उन्हें कैसे सपोर्ट करें? बहुत बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जब तक ये व्यक्ति जिसको हो रहा है वो समझता है और मानता है, वो लोगों के पास जाते हैं तो लोग भी नहीं समझते हैं। इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला देता हूँ, पहले एक्नॉलेज करिए कि ये भी एक प्रॉब्लम है। वो व्यक्ति जो आगे आपको बोल रहा है, देखिए वो क्या एक्सप्रेस कर पाएगा, वो बोलेगा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, मेरा मन नहीं लग रहा है। पहले तो, क्योंकि भावनाओं को आप एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में व्यक्त नहीं कर सकते शब्दों के माध्यम से,
ठीक, जब आपका भाई बहन बेटा माँ बाप दोस्त जो भी है, जब वो आपके पास आके अगर ये चीज इतना भी बोल पा रहा है तो उसको एक्नॉलेज करिए कि हाँ भाई ऐसा है, ये हो सकता है। वन सेकंड, जब आप एक्नॉलेज करें तो एडवाइस बिल्कुल मत दीजिए। हम क्या करते हैं, जैसे कोई हमको आके बोलता है, आपका दोस्त आके बोलता है भाई यार अच्छा नहीं लग रहा आज, अपन क्या बोलते हैं, चला घूम के आते हैं। भाई उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तेरे घुमाने के ले जाने से उसको अच्छा तब भी नहीं लगेगा, समझ गए? ठीक, तो सबसे पहले एक्नॉलेज करिए, दूसरा काम एडवाइस बिल्कुल मत दीजिए। ठीक, सेकंड, जब आपने एक्नॉलेज किया है, सीक हेल्प, सीक रादर मैं इसको बोलूंगा सीक प्रोफेशनल हेल्प। जो भी आपके जान पहचान में शहर में हर जगह आज काउंसलर्स हैं, थेरेपिस्ट हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं, सीक प्रोफेशनल हेल्प। ठीक, जब आप हेल्प सीख करें तो ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है बेसिकली। तो जब आप हेल्प सीख करेंगे तो वो आपसे कुछ चेंजेस करने बोलेंगे, कुछ चीजें समझाएंगे, वो रेगुलरली होते रहें, उसमें उसकी मदद करें। ये 3 काम एक व्यक्ति, और चौथा अल्टीमेटली आपको एक मेजर लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा और आप वो चेंज करने में इस व्यक्ति की मदद करें, उसका एक्सेप्ट करें, उसको ज्ञान बिल्कुल ना दें। मेरे को ज्ञान से एक बात याद आ रही है कि कहते हैं कि हमारे भारतीय समाज में बहुत लोग ज्ञानचंद हैं ज्ञान देते रहते हैं। और हरिद्वार के घाट पे एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, मुझे याद आ रहा है कि कृपया ज्ञान न दे, यहाँ सब ज्ञानी है। सभी ज्ञानी है, जैसे सर ने कहा, ज्ञान न दे, कुछ एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट करें जी, उसको वही चाहिए जी। वो परेशान इसलिए है कि उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। Sir, what are the top 3 book recommendations from you for a better understanding of mental health? 3 बुक की बजाय मैं इंपॉर्टेंट बुक बोल सकता हूँ, टॉप 3 होंगी या नहीं, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन नंबर्स। Yes, sir. सो द फर्स्ट वन जो मुझे बहुत पसंद है वो है लुकिंग एट लाइफ डिफरेंटली बाय स्वामी सुखबोधानंद। सेकंड इज ओ माइंड रिलैक्स प्लीज, अगेन बाय स्वामी सुखबोधानंद। और थर्ड इज इंट्यूशन बाय ओशो। राइट, ये 1 2 3 ऑर्डर नहीं है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, ये तीनों बुक्स अगर पढ़ लेगा तो आप अपना एक सेल्फ हेल्प सेल्फ हीलिंग का जर्नी प्लान कर सकते हैं। सर, परेशानियां तो सभी के जीवन में हैं, लेकिन चंद लोग ही हैं जो इनके इलाज के बारे में सोच पाते हैं। जो इलाज नहीं करवाते, उनके साथ क्या होता है? क्या वो ठीक हो पाते हैं, या मानसिक चिकित्सा के बिना उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है? और जब आप इसमें आए तो क्या आपने भी ये चैलेंज फेस किया कभी? मेरे पर्सनल लेवल पे जी, एक लीन फेज था मेरे लाइफ में डेफिनेटली। जब मैंने बोला ना 12th के बाद एक ब्रेक लिया, तो एक लीन फेज था जब समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, क्या चल रहा है जीवन में, और लो फील करता था। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट 1996। ठीक, तब इन चीज़ों के बारे में उतनी बात होती नहीं थी, बट वो लीन फेज में क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहते थे तो वो निकल गया। कुछ हमने एफर्ट डाले, क्योंकि मैंने बताया मैं पढ़ना चालू कर दिया था, तो वो कुछ हेल्प वहां से मिल गई। सामाजिक दायरा वैसा था कि आपको पुल कर लेता था वो इन मुसीबतों से। कहीं दोस्त हैं, भाई बहन हैं, चाचा तो चाची हैं, बुआ लोग हैं, तो एक सिस्टम में आप रहते हो तो आप नीचे नहीं जा पाते। वो सिस्टम आपको या तो उस लेवल पे रख लेता है या पुल आउट कर लेता है। जब मैंने पढ़ना चालू किया तब समझ में अच्छा यार वो वाले फेज को डिप्रेशन बोलते हैं जो मेरे साथ हुआ था। तो कई बार जानकारी नहीं होना भी ना अच्छी फायदेमंद हो जाता है। ठीक, तो वो एक फेज था। बाकी फेजेस ये सभी भी आते जाते रहते हैं, डर अभी भी लगता है, बुरा अभी भी लगता है, बट हाँ अब हमारे पास बेटर कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं। तो अगर मैं कोई चीज चाह रहा हूँ नहीं हो पा रही है तो वो दुख, मैंने बोला ना नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस है, सबके साथ होंगे, आपको नेविगेट करना आना चाहिए। तो वो होता है मेरे साथ भी, बट आई हैव बेटर नेविगेशन टूल्स। इतना ही अंतर है, एक साइकोलॉजिस्ट हमारे पास या एक जो व्यक्ति नहीं है उसके पास, सिर्फ यही अंतर है, और कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। एक आध किसी व्यक्ति की स्टोरी जिसका मेंटल हेल्थ आपने ठीक किया हो, कुछ छोटी स्टोरी। यार प्रोफेशन मुझे स्टोरी सुनाने की इजाजत नहीं देता है, बिकॉज हम कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज में काम करते हैं। ठीक है,
तो आज करीब 3000 से ज़्यादा लोग मेरे से काउंसलिंग ले रहे हैं, ले चुके हैं, वो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। स्टोरीज के बारे में मेरी स्टोरी है जो मैंने बताया वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, दूसरे की स्टोरीज मैं ऐसे नहीं सुना सकता है ना, क्योंकि प्रोफेशन हमको एक कॉन्फिडेंशियलिटी रखने के क्लॉज है कि हमको जो व्यक्ति लोग आए हैं, क्योंकि क्या है कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुनेगा, मैं ये नहीं चाहता कि वो चीज़ वहाँ तक पहुँचे। ठीक है सर। सर इस एरिया पे आप सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या देखते हैं? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये है कि इसको प्रॉब्लम ही नहीं माना जाता है। जी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है इसका, राइट। और क्यों है? हाँ, ये अब क्यों है उसके पीछे भी देखिए, जो प्रॉब्लम नहीं मान रहा है उसके पीछे बहुत बड़े रीजंस हैं। ठीक, दो मैं आपको इम्पोर्टेंट रीजन बताता हूँ। पहली चीज मेडिकल रीजन, आप समझिए, आपको डायबिटीज है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको कोई और बीमारी है, उसकी एक प्रॉपर पैथोलॉजिकल रिपोर्ट निकल के आपके सामने आ सकती है, डिफाइंड पैरामीटर्स हैं, है कि नहीं, हर चीज के, करेक्ट। एक्सरे निकाल लो, एमआरआई करा लो, सीटी स्कैन कर लो, देयर आर नंबर ऑफ टेस्ट अवेलेबल, और वो फिजिकल लेवल पे आपको महसूस भी होते हैं। ठीक है, ये जो डिसऑर्डर्स हैं ये हर व्यक्ति के लिए यूनिक और डिफरेंट है, उनका एक्सपीरियंस सबके लिए अलग होगा, और ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं निकलती। मतलब कितना अच्छा होता ना, आपको एक रिपोर्ट निकल के आती, यार देखो ना, तुमको ना डर जो है इस डिग्री से इस डिग्री का लगना चाहिए, रिपोर्ट तुम्हारी बोल रही है कि इस डिग्री से ज्यादा है, इसका ये इलाज आपको कराना। अगर ये इतना ब्लैक एंड व्हाइट में आपके सामने आ जाए तो बात ही खत्म हो जाएगी, ऐसा कभी होगा नहीं। ठीक, क्योंकि ये सिम्टम्स हैं, तो इस कारण से लोगों तक बात नहीं पहुंची। दूसरी चीज, इसको आप ऐसे समझिए, जैसे आज जो जनरेशन, अगर जो यंग जनरेशन है, उनको जो जनरेशन पेरेंट कर रही है, उन्होंने इस प्रॉब्लम को देखा है, बट उस रूप में नहीं देखा जिस रूप में आज है। टू बी वेरी फ्रैंक, आप जनरेशन का गैप है। आज जैसे मैं अगर अपने बचपन को देखूं, 17, 18, 19 साल तक दुख क्या होता है, अगर घर में कोई मृत्यु हुई है, उसके अलावा हमने उस इमोशन को उतना ज्यादा नहीं किया। लेकिन आज तो 16 साल में ब्रेकअप हो रहा है जी। ठीक, तो अब अच्छा, अब इमोशंस के साथ कैसा है, उसको तुम्हारी जनरेशन से कोई मतलब नहीं है, वो तो ट्रिगर आएगा, वो तो अपना काम वैसे उस तरीके से होगा। तो अब जब इनको लग रहा है, तो ये जो जनरेशन इनको देख रही है या मेंटर कर रही है, उनके साथ 16, 17, 18, 20 साल में ऐसा हुआ नहीं, तो उनको लगता है ऐसा होगा ही नहीं, तो वो अनअवेयर, जिसको आप अनअवेयरनेस बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरा, हमने स्कूलिंग सिस्टम में इसको पढ़ाया नहीं है, एजुकेशन के लेवल, एजुकेशन, आप जो भी चीजें आप वहीं से सीखते हुए आ रहे हैं, स्कूल कॉलेज के एजुकेशन से। आप बता दिए, स्कूल में आपने, हमारे जमाने में तो नहीं था, आप लोग के टाइम का भी नहीं पता, मुझे भी नहीं है अरे एक पेज तो पढ़ा दो, मेंटल हेल्थ क्या होती है। मैंने आपसे पूछा एग्जाम, तो आपने बोला सर डर। आप हर जनरेशन में जाके पूछ लीजिए, एग्जाम के साथ डर की कंडीशनिंग हो रखी है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। करेक्ट, तो वो जानकारी का जो अभाव है, सही जानकारी नहीं, सही जानकारी का जो अभाव है, वो सबसे बड़ा रीजन है कि लोग इसको मान ही नहीं। तो मेरा सबसे एक, भैया ये प्रॉब्लम है, सिर्फ आपके पास रिपोर्ट नहीं है या कोई एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, डजंट। एक और चैलेंज है, जिसके साथ होता है बहुत समय तक, तो उसको समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। दूसरे को समझाने जब तक वो खुद ही डिनायल मोड में होता है, क्योंकि उसने खुद भी नहीं पढ़ा है। लेकिन जब वो लिमिट के बाहर चली जाती है, तब सेकंड फेज आता है, तो सेकंड फेज में फिर डिनायल होता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, इसलिए ट्रीटमेंट डिले हो जाता है। तो जितने जल्दी हो ट्रीटमेंट, जितने जल्दी लेंगे, जैसे फिजिकल एलिमेंट्स के लिए है, सेम अप्लाइज हियर एज वेल। जब व्यक्ति इस मोड पे आता है, तब फिर कैसे लोग अपना मेंटल हेल्थ सुधार सकते हैं, और आप इसमें कैसे मदद करते हैं? देखिए, मैंने बोला आपको हुआ, टेक प्रोफेशनल हेल्प, ओके, सिंपल, ठीक है, जितने जल्दी ले लेंगे उतना अच्छा है। बट इंटरप्ट करके एक छोटा सवाल, क्योंकि इसके साथ लिंक्ड है वो, कि अगर कोई इन चैलेंजेस से गुजर रहा है, तो क्या उसको
एक मेंटल हेल्थ काउंसलर के पास या आपके पास आना जरूरी है, या वो खुद से भी ठीक हो सकता है? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी नाइस। ये दोनों लिंक्ड है। बिल्कुल ठीक है। तो पहले समझते हैं खुद से कैसे ठीक हो सकता है ना, और कब उसको प्रोफेशनल हेल्प के लिए जाना चाहिए। ठीक, ऐसा नहीं है कि खुद से नहीं ठीक हो सकता, बिल्कुल ठीक हो सकता है। ठीक, मैं अगेन एक ट्रेनर आदमी हूं, तो मैं एग्जाम्पल से समझाना और सिंप्लीफाई करना पसंद करता हूँ, तो वही बताऊँ। ठीक, सर्दी खांसी हम सबको होती है, तो जैसे आपको डिसीज हुआ, सर्दी खांसी हुई, आप क्या करते हैं? सबसे पहले डॉक्टर के पास चले जाते हैं? नहीं जाते हैं। आप क्या करते हैं? गर्म पानी पीते हैं, जो घरेलू नुस्खे वो लगाते हैं। ठीक, अगर वो ठीक हो गया, डन, कोई दिक्कत नहीं, बैक टू नॉर्मल लाइफ। नहीं होता है तो आप क्या करते हैं? तब डॉक्टर के पास जाते तब भी नहीं जाते आप डॉक्टर के पास, घर के थोड़े से मेडिकेशन ले लेते हैं जो घर में रखे हुए हैं, उससे भी नहीं होता है तो फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं। इज इट क्लियर? सेम अप्लाइज हियर। यू ट्राई, देयर इज नो हार्म। सेल्फ करके है, आपको लग रहा है यार, हर आदमी के अपने कोपिंग मैकेनिज्म्स होते हैं। किसी को कोपिंग मैकेनिज्म ये होता है कि यार ये सिचुएशन हुई तो मैंने म्यूजिक सुन लिया, किसी का ये हुआ मैंने जनरलिंग कर ली, किसी का ये हुआ मैंने डांस कर लिया, कोई खेलने चला गया। इफ दीज थिंग्स आर वर्किंग, कह लेना नो नीड फॉर प्रोफेशनल हेल्प। ट्राई एंड एरर मेथड। ठीक हो, सबके अपने अपने होते हैं, बिल्कुल जरूरी है। लेकिन ये रिपीटेटिवली हो रहा है, अब कब जरूरत पड़ेगी? इनके बाद आपने किया, नहीं फायदा हो रहा है, प्लीज टेक प्रोफेशनल हेल्प। ठीक, या अब मुझे इसी चीज को बैलेंस करने के लिए, पहले मेरे को आधा घंटा लगता था अपने कोपिंग मैकेनिज्म से, अब 1 घंटा 2 घंटा लग रहा है, और इसकी डिग्री बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब अब आपके खुद के कोपिंग मैकेनिज्म, घरेलू इलाज काम नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज सी, आइडियली यू शुड फर्स्ट गो टू, इस लेवल पे हैं तो फर्स्ट यू शुड गो टू अ साइकोलॉजिस्ट और अ काउंसलर। वहां फिर उनके पास बेटर कोपिंग मैकेनिज्म्स होते हैं, वहां से भी नहीं होगा तब फिर साइकेट्रिस्ट लीजिए। सर, आपके पास जो क्लाइंट्स आते हैं, आप जिन लोगों को ठीक करते हैं, आप कौन कौन से टेक्निक्स का यूज करते हैं? ओके, सबसे पहले मैं किसी को ठीक नहीं करता हूँ, हीलिंग अपने आप होती है। मैं हमेशा काउंसलर से एक चीज बोलता हूँ कि व्यक्ति हील खुद होता है। ठीक, तो हम किसी को हील नहीं कर रहे हैं, पहली चीज आप ये समझ लीजिए। हमारा रोल क्या है फिर? तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अधिकतर जब हाथ या पैर टूटते हैं, हड्डी प्लास्टर लगा हुआ होता है, तो हड्डी प्लास्टर के कारण जुड़ती है क्या, या अपने आप जुड़ती है? अपने आप जुड़ती है। प्लास्टर उस हड्डी को जुड़ने के लिए एक एनवायरनमेंट देता है, करेक्ट, लेकिन जुड़ने का काम तो हड्डी अपने आप, आपका इंटरनल मैकेनिज्म है हीलिंग का, करेक्ट। सो काउंसलर और थेरेपिस्ट का काम वो प्लास्टर जैसा है, हम आपको वो बेटर एनवायरनमेंट देते हैं। दैट्स इट। हीलिंग तो व्यक्ति, वी आर ऑल डिजाइन टू हील, आप ये बात समझो, चाहे वो फिजिकल हीलिंग हो या इमोशनल हीलिंग हो। क्लियर? रही बात टेक्निक्स की, तो बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो जिनका मैं एनएलपी का इस्तेमाल करता हूँ, मैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का इस्तेमाल करता हूँ, मैं पॉजिटिव योगा साइकोलॉजी का इस्तेमाल करता हूँ, मेडिटेशन का इस्तेमाल करता हूँ, टॉक थेरेपी होती है उसका इस्तेमाल करता हूँ। फ्रॉम डिफरेंट लोगों की जैसी जो रिक्वायरमेंट है, उन सब के कॉम्बिनेशन मिला के उस हिसाब से हम काम करते हैं। सर, व्हाट इज द 3 बिगेस्ट मिथ अबाउट मेंटल हेल्थ? ओके, ये बड़ा पहला मिथ कि मेंटल हेल्थ इज रिलेटेड टू वीकनेस और स्ट्रेंथ। अगर मुझे कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर हो गया है तो मैं वीक इंसान हूँ, बिल्कुल भी नहीं। किसकी डिसऑर्डर के? इमोशन का है। इमोशन जो आपके पास है मेरे पास भी वही है। तो मिथ नंबर 1 कि ये वीकनेस और स्ट्रेंथ, somebody who is suffering from mental health is a weak person, no, बिल्कुल भी नहीं। और somebody जो नहीं दिखा रहा है he is a strong person, no, किसी को भी हो सकता है। इसका कोई जेंडर से लेना देना नहीं है, इसका कोई एज से लेना देना नहीं है, इसका आपके कोई फाइनेंशियल स्टेटस से लेना देना नहीं है, इसका आपकी कोई पढ़ाई लिखाई से लेना देना नहीं है। तो प्लीज इस चीज को, मिथ नंबर 1। मिथ नंबर 2, दिस इज रिलेटेड टू साइकेट्रिक मेडिसिन, कि
दवाइयाँ पूरे जीवन भर खानी पड़ेंगी या इनकी लत लग जाएगी, ऐसा नहीं होता है। दो आई एम नॉट अ साइकियाट्रिस्ट बट आई वर्क विथ लॉट मेनी साइकियाट्रिस्ट, वहाँ से मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ समय के साथ। ठीक। मिथ नंबर 3 कि इनका इलाज पूरी तरह पॉसिबल नहीं है। पूरी तरह पॉसिबल है, अगर आप सही व्यक्ति से टाइमली इलाज लेके आएंगे, पूरी तरह पॉसिबल है। तो ये 3 टॉप मिथ हैं जो लोगों को रोकते हैं। एक और चीज मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा विच इज रिलेटेड टू काउंसलिंग, कि काउंसलर एडवाइस देता है। नो, बहुत सिंपल भाषा में लोग बोलेंगे, हमारे पास आते हैं, सर इसको समझा दीजिए। काउंसलर का काम समझाना नहीं है, काउंसलर का काम समझना है। व्यक्ति को समझ के उसके साथ मिल के प्रॉपर रोड मैप तैयार करना उसके हीलिंग का, दैट इज द रोल ऑफ अ काउंसलर। सर आपको जो लोग सुन रहे हैं अभी, कुछ लोग तो मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं, या मोस्ट ऑफ द लोग मेंटल हेल्थ को लेके अवेयर हैं एटलीस्ट थोड़ा सा, उनके लिए हैप्पीनेस के वैल्यूज क्या हैं, और आपके लिए आप क्या कहेंगे हैप्पीनेस के मायने क्या हैं? मैं औरों के लिए नहीं बता सकता हूँ जी, ठीक है, क्योंकि ये कोई मॉरल साइंस की क्लास नहीं है, मैं वो नहीं करना चाहूँगा। मेरे लिए हैप्पीनेस के मायने में आपको बता सकता हूँ कि अगर मेरा आज का दिन अच्छा बीता है, मैं कोई एक इम्पैक्टफुल काम कर पाया हूँ, ठीक, मैं अपने फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर पाया हूँ, दैट्स व्हाट हैप्पीनेस टू मी। तो और मेरे लिए बहुत सिंपल है, एक जीवन का एक पार्ट इज व्हाट लाइक आई वाज वर्किंग फॉर हैप्पीनेस। तो ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको बता सकता हूँ जो मेरे अंदर है, हमको ट्रेन किया गया है, ये करो तो ये होगा, ये करो तो ऐसा करोगे तो हैप्पीनेस आएगी, क्लास में फर्स्ट आओ तो हैप्पीनेस आएगी, एग्जाम क्रैक हो गया, टीन एज में जाओगे गर्लफ्रेंड बन जाएगी, बॉयफ्रेंड बन जाएगा तो हैप्पीनेस आएगी, ये दोस्त बन जाएगा तो हैप्पीनेस आएगी, एग्जाम क्रैक हो जाएगा तो हैप्पीनेस आ जाएगी। तो इट इज लाइक वर्किंग फॉर हैप्पीनेस। आई हैव रिवर्स इट, बहुत लेट समझ में आया, आई हैव रिवर्स इट फॉर माई सेल्फ, आई एम वर्किंग आउट ऑफ हैप्पीनेस। ठीक, क्योंकि हैप्पीनेस भी एक इंटरनल इमोशन है, वी ऑल आर बोर्न हैप्पी। छोटे बच्चे को देख लो, बाकी सब तो कंडीशनिंग है, कंडीशनिंग, टेक्निकली वी आर एट ब्लिस, करेक्ट। तो ये जो फॉर्मेट बन गया ना, वर्किंग फॉर हैप्पीनेस, आई हैव चेंज फॉर मी, दैट्स कंप्लीटली फॉर मी, मेरे को औरों का नहीं पता है, दैट्स इज हाउ आई टेक हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच सर। सर आज के दौर में आप किसे वजह मानते हैं इस समस्या की, और क्या इसकी कोई पर्टिकुलर वजह होती है? ओके, सो इस को समझने के लिए फिर हम वापस कुछ एग्जांपल्स लेंगे, ठीक है। देखिए, एग्जैक्ट वजह जो है वो तो बता पाना बहुत मुश्किल है, उसके लिए कोई अभी ऐसे रीजंस पता नहीं है, ठीक है। बट हाँ, कुछ चीजें हैं जो ट्रिगर करती हैं इन चीजों को, जिससे हम बोल सकते हैं यार अगर ये इस टाइप की चीजें हो रही हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट आ सकता है। ठीक, एक, आपने एक सपना बनाया और आपको वो पूरा नहीं हुआ, एक वो कारण हो सकता है, क्योंकि फेज क्या होगा, आपका इमोशन डिस्टर्ब होगा, करेक्ट, वो एक चीज हो सकती है जिसको आप आपकी जनरेशन में ब्रेकअप बोल सकते हैं जी, ठीक है। आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 3-4-5 सालों से, वो क्रैक नहीं हो पाया, दैट कैन बी अ ट्रिगर। ये एक बड़े कॉमन ट्रिगर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। एक और बहुत बड़ा ट्रिगर है जो आज की जनरेशन में देखने को मिल रहा है, वो है कि बच्चों जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के रिलेशनशिप इश्यूज के कारण बच्चे पे इफेक्ट आ रहा है, या रिलेशनशिप इश्यूज नहीं, पेरेंट्स का रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है तो बच्चों की आजकल बहुत ज्यादा ये चीज देखने को मिल रही है, या पेरेंट्स बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चे से, ठीक है। कई बार बच्चे ने खुद ही अपने आप से बहुत एक्सपेक्टेशन बना रखी है। तो एक मेन ये कुछ कारण हैं जो इस चीज को ट्रिगर कर सकते हैं।
हमेशा करेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के साथ ये चीज होंगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं। कोई उसी सिचुएशन को बहुत अच्छे से नेविगेट करके चला जाएगा और कोई उस सिचुएशन को उतने अच्छे से नेविगेट करके नहीं जा पाएगा। क्लियर? किसी के पास टूल्स बेटर होंगे, ठीक, और कई लोग नेचुरली वैसे होते हैं, तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है कि यार मेरे साथ नहीं हो रहा है, मैं परेशान हो रहा हूँ, सामने वाला नहीं हो रहा है। हर व्यक्ति यूनिक है ना, तो सबके मैकेनिज्म्स अलग अलग। तो ये कुछ बेसिक रीजंस आप समझ सकते हैं, ठीक है। कई बार कुछ जेनेटिकल रीजंस भी होते हैं, आसपास बाहर एक्सटर्नल आपको कुछ भी नहीं दिखता है, कि कोई भी जीवन में ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ जो हम समझते हैं, बट फिर भी मेरे साथ प्रॉब्लम होती है, वो हो सकते हैं रीजंस। और कई मेजर रीजंस जो हैं वो बेसिकली बर्थ के साथ आपके साथ कुछ डिसऑर्डर लेके आप पैदा हुए, या माय सम पार्ट ऑफ द ब्रेन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, वो खैर बहुत डिफरेंट बीमारी, बट वो भी कुछ कारण हो सकते हैं इन सारी चीजों को लेकर। इसी टेक्निक के बारे में मैं पूछ रहा था कि एज ए मेंटल हेल्थ काउंसलर आप अपना मेंटल हेल्थ ठीक कैसे रखते हैं? क्योंकि दो तीन जो चीजें मैंने आपको बताई, जो औरों के लिए एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट करिए, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, तो भाई ये चीज है, राइट। जब मुझे हेल्प सीकिंग की जरूरत पड़ती है, आई ऑल्सो गो फॉर सीकिंग हेल्प। सो आई हैव माई ओन मेंटर्स, जिनके पास मुझे नहीं समझ में आता, भाई ठीक है, एक्सेप्ट इट, तो मैं अपने मेंटर्स के पास जाता हूँ। जब हो जाती है प्रॉब्लम तो आई सीक हेल्प फ्रॉम देम। लेकिन मैं आई एम अ वोरेशियस रीडर, मैं पढ़ता बहुत हूँ किताबें, सो वो एक मेरे को हेल्प करती हैं, ठीक है। मेरा दिन में एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा मेरा योगा और मेडिटेशन में जाता है। वो सारी चीज़ें लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो हेल्प करती हैं। प्लस आई कीप इवॉल्विंग माई बिलीफ सिस्टम। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, एक लाइफ का एक फेज चला गया कि वर्किंग फॉर हैप्पीनेस, एंड आई शिफ्टेड फ्रॉम देयर वर्किंग आउट ऑफ हैप्पीनेस, ठीक। गाने सुनता हूँ कभी, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो जो बाकी लोगों के लिए एप्लीकेबल है वही सारी चीज़ हम भी करते हैं। बस ये है कि हम थोड़ा ज़्यादा अवेयर हैं और हम उन चीज़ों को टाइम रहते कर लेते हैं। प्रॉब्लम हमको भी उतनी ही होती है जितनी एक नॉर्मल व्यक्ति को, एक भाई डॉक्टर है उसको भी बीमारी हो सकती है ऐसा है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतना समय दिया और इतना गाइड किया। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत थैंक यू सो मच यशस्वी, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई रियली लाइक द नेम द सेकंड ओपिनियन, ठीक, क्योंकि हर व्यक्ति अपने ओपिनियन को लेके इतना ज्यादा व्यस्त हो जाता है कि वो दूसरे के चश्मे से देख नहीं पाता। और मेरा ये मानना है, कई बार जब हमारे चश्मे से देख के चीज़ों का सल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो चांसेस हैं कि दूसरे के थर्ड आई व्यू या दूसरे के चश्मे से देखा जाए तो मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सर, थैंक यू।